हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल काइनेटिक का एक पार्ट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका रिटन एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव वाइज भी इसके जो मीनिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं किसी भी न्यूमेरिकल पार्ट में भी। तो देखिए स्टूडेंट, अपन डिफरेंशिएट करते हैं और इसको समझिए। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और बेसिकली इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या है वो अपन सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात जब भी होगा तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस का मतलब उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो स्टूडेंट डेफिनेशन भी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सारा का सारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे होना चाहिए। यानी कि इस चैप्टर प्रोडक्ट नहीं देखना, क्योंकि जितना रिएक्टेंट में चेंज होगा अपना आप ही प्रोडक्ट में उतना चेंजेस आ जाएगा। इसीलिए आप रिएक्टेंट पे कंसंट्रेट करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल है चाहे थ्योरेटिकल पार्ट है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन में जितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स, वो आपके विच मस्ट कोलाइड, यानी कि उनकी आपस में कोलिजन्स होना चाहिए, वो एक्टिव होने चाहिए साइमल्टेनियस इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट्स अगर अपन को मॉलिक्यूलरिटी के लिए कोई रिएक्शन दी जाती ए के ए मोल और बी के बी मोल इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट लिख दीजिए। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कहे तो मॉलिक्यूलरिटी स्टूडेंट्स जैसे अपन इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम जो इनिशियल स्टेज होती है, जैसे सपोज आपने ये ग्राफ पढ़ा, इस ग्राफ में अपन कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो टाइम इज नॉट जीरो, एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है। और जो एलिमेंट्री वैल्यूज होती है ये वाई एक्सिस पे स्टार्टिंग के अंदर अपन जो कहते हैं जहां पे टाइम इक्वल्स टू जीरो होता है, यानी कि रिएक्शंस स्टार्ट नहीं हुई, जस्ट दे आर रेडी टू कोलाइड। और इस पर्टिकुलर वाई एक्सिस पे आपका रिएक्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम मतलब इनिशियली जितने उसके मोल है उसकी सम के बराबर हो जाएगी, तो ये रिएक्टेंट मैक्सिमम रहेंगे। तो यहां की जो टोटल होगी वाई एक्सिस पे जहां पे t इक्वल्स टू जीरो है, वो सम आपका मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। इसीलिए इसको एलिमेंट्री या इसको अपन और कह सकते हैं प्रिलिमिनरी वैल्यूज होगी, इसीलिए इसका सीधा मोल सम कर सकते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी शॉर्ट में अपन MO लिखे इक्वल्स टू A प्लस बी, और भी कोई रिएक्टेंट तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी A प्लस बी। इस तरह से जितने नंबर ऑफ मोल, सपोज नंबर ऑफ मोल में टोटल आई 1 तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, टोटल आई 2 तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, टोटल 3 आया तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस तरह से अपन मॉलिक्यूलरिटी को ऐसे कह सकते हैं यूनि, बाई या ट्राई मॉलिक्यूलर, वो आपका सम जितना आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपकी ट्राई मॉलिक्यूलर, इस तरह से मॉलिक्यूलरिटीज होगी। इसी के अपोजिट में स्टूडेंट्स अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये तो हो गई प्रिलिमिनरी वैल्यू, जितना रिएक्शन के स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के जो मोल दे रखे हैं उस मोल का आप सम कर देंगे तो वो उसकी आपकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। और भी एग्जांपल जैसे रिएक्शन वाइज ले लें, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट का तो 1 प्लस 1, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो A इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे भी B इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस 1, तो इसकी ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। तो ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि इसमें सीधा प्रिलिमिनरी जो मोल्स है वही इसमें सम हो जाएंगे। अब ये जब रिएक्शन कोलाइड करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो इस ग्राफ में अपन जैसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होती जाएगी, और एक इक्विलिब्रियम स्टेट तक या एंड ऑफ रिएक्शन तक जो भी टाइम उसमें लगा होगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमेशा प्रैक्टिकली कितना चेंज आया, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद एक रिएक्शन के एंड पॉइंट तक जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया प्रैक्टिकली, वो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इनिशियली कितने मोलों ने पार्टिसिपेट किया, तो वो वाई एक्सिस पे T0 पे इनिशियल मोल कितने हैं वो इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर चेंजिंग कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर से वही रिएक्टेंट ध्यान रखना है, तो रिएक्टेंट के मोल के पावर का सम जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ हो, और ये चेंज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, कोई भी कंसंट्रेशन चेंज को हमेशा रेट लॉ में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो पहले अपन ये समझते हैं कि रेट लॉ क्या। जैसे सपोज आपने कोई रिएक्शन लिखी जिसमें आपने लिख दिया रिएक्टेंट
और एरो के बाद में आपका प्रोडक्ट आ गया। अब इसके लिए मान लीजिए या अपन कोई नाम दे सकते हैं, ए रिएक्टेंट है और ए रिएक्टेंट से मान लीजिए प्रोडक्ट बना। अब इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेस करना, सपोज की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो रेट लॉ कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो रेट लॉ का ध्यान से देखिए, इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी रेट लॉ की। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि dx बाई dt, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसका जो भी पावर होगा वो मोल, पावर में आपके मोल जो होंगे वो पावर में। तो इस तरह से आप रेट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं। और रेट लॉ स्टूडेंट्स तभी लिखा जा सकता है जब कंसंट्रेशन में चेंज आया हो। इसीलिए इस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज होगा तो उस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सपोज आपकी रिएक्शन जब स्टार्ट हुई थी तब अपन ने जैसे कहा कि ए मोल बी के बी मोल और इससे आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अब जैसे मान लो सपोज रिएक्शन, ये तो टाइम जीरो पे था जो मॉलिक्यूलरिटी की फॉर्म में थी। अब जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा तो टाइम इज नॉट जीरो, यानी कि ए का कुछ पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि अब धीरे धीरे इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को मान लीजिए मैंने पी लिख दिया, चेंज इन ए से पी हो गया, कम हो गई, और इसका आपका क्यू हो गया कंसंट्रेशन इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड इट्स मोल पी, और दूसरा हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड इट्स पावर मोल क्यू। तो पी क्यू क्या है, कंसंट्रेशन चेंज होने के बाद। इनिशियली क्या थे, ए बी, जब यहां थे तब ए बी थे, और जब रिएक्शन आगे जाकर के जहां तक उनका चेंज हो गया तो ए पी बन गया और क्यू, यानी कि अब कंसंट्रेशन, जैसे आप कोई भी घर से मान लीजिए मनी आप लेके निकलते हैं और 100 रुपीज आपके पास है, आपने उसमें से, तो 100 रुपीज आपकी प्रिलिमिनरी वैल्यू है, फिर आप मार्केट जाते हैं उसमें से कुछ खर्च कर देते हैं उसमें से, तो खर्च होने के बाद में क्या हुआ, उस रुपीस के अंदर चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया। तो अब मान लो 80 रुपीज रिमेन बचे, तो पहले वो 100 रुपीज थे और अब 80 रुपीज आपके पास पी रह गया, तो यानी कि कुछ ना कुछ चेंज इन कंसंट्रेशन आया। तो इस तरह से इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर, तभी उसके सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये जो रेट लॉ में जो चीज पी और सम आया है पावर का, इसी को अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मानेंगे। इसीलिए जब अपन अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको लिखेंगे P प्लस क्यू। इसीलिए डेफिनेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें यही चीज कही गई है कि आप उस पावर का सम लेंगे जो रेट लॉ में एक्सप्रेस्ड हो, और रेट लॉ एक्सप्रेशन तभी होता जब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन हुआ हो। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमेशा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माना जाता है, प्रैक्टिकल ऑब्लिक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कहा जाता है इसको, जबकि मॉलिक्यूलरिटी में चूंकि स्टार्टिंग होता है, इसीलिए यहां पे आपकी ये जो वैल्यूज कहलाती है ये थ्योरेटिकल या स्टोइकियोमेट्रिकल सम होता है, तो इसको अपन थ्योरेटिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल वैल्यू, जो प्रिलिमिनरी या एलिमेंट्री जो मोल्स होते हैं उनका सम होता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है जो रेट लॉ में एक्सप्रेस्ड की गई हो, और उसके पावर का जो सम होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। अब पी क्यू की जो भी वैल्यू रहेगी उसका अपन सम कर देंगे, तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें बेसिक डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट के बाद इसका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे। जैसे फर्स्ट अपन कहेंगे इट इज theoretical value, it is theoretical value, ठीक है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा it is practical observed, या इसको अपन कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा रेट लॉ से एक्सप्रेस होती है, ठीक है। और थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमारी हमेशा एलिमेंट्री मोल्स कहलाते हैं, रिएक्टेंट के एलिमेंट्री मोल्स को अपन थ्योरेटिकल वैल्यूज कहें। सेकंड डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी जीरो, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर एलिमेंट्री वैल्यू जीरो रहेगी तो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे आएगा। जैसा आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि जैसे सपोज एक एग्जाम के अंदर 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं उसके अंदर, या फिर एक एग्जाम के अंदर 10, तब तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 हो गई। अब एक एग्जाम के अंदर अपन कहते हैं कि एक एग्जाम में जो है 0 स्टूडेंट्स बैठे हैं, देखते क्या रिजल्ट रहता है। जब एलिमेंट्री वैल्यू 0 है तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा।
ठीक है। हाँ, 10 के 10 स्टूडेंट का रिजल्ट डाउन हो सकता था, तो इसीलिए उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आ सकती है, लेकिन एलिमेंट्री वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, तो मॉलिक्यूलरिटी कांट बी 0। जबकि इसमें हाँ ये हो सकता है कि सारे के सारे मोल पार्टिसिपेट ना करें, तो इसमें इट कैन बी 0, इट कैन बी 0। आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है, जैसे और या किसी कैटलिस्ट या रेडिएशन पे कोई डिपेंडेंट रिएक्शन होती है तो भी हम उसकी ऑर्डर को 0 मान सकते हैं, जो अपन आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो ये इट कैन बी 0। जैसे आपने कहा H2 plus Cl2 in presence of ultraviolet gives 2 हाइड्रोक्लोरिक मोल एसिड। तो ये आपके 1+1 मॉलिक्यूल, तो इसकी 2 आ रही, लेकिन चूंकि इसमें यूवी की प्रेजेंस में हो रहा, तो ये कैटलिस्ट का बिहेवियर शो करेगी, इसीलिए इसका डिपेंडेंट वैल्यू 0, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाए, इट कैन बी 0। थर्ड जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स, उसमें हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी कांट बी रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलरिटी can't be represent in fraction। ठीक है, इनको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलरिटी में आप ऐसे नहीं कह सकते हाफ 3/2, इस तरह का नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपकी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। जैसे आप अमोनिया की लिखते हैं तो N2+3H2 gives 2NH3। तो आप देखो यहाँ पे आपने 2 मोल लिखे, इसको स्टोइकियोमेट्रिकली 1 मोल 3 मोल 2 मोल इस तरह से लिखा, यानी कि ऑफिशियली जो रिप्रेजेंटेशन होता है रिएक्शंस का वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, हमेशा वो इसमें इंटीजर नंबर्स के अंदर होगा, तो ये फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं होती। जबकि पार्टिसिपेशन जो हो सकता है, चेंज इन कंसेंट, मान लो सपोज आपने 1 मोल किसी सब्सटेंस को इनिशियली लिया, तो हो सकता है उसका 0.5 मोल ही पार्टिसिपेट करे रिएक्शंस के अंदर, तो ये फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगी उसके अंदर अगर 0.5 मोल का कंसेंट्रेशन चेंज आया है तो रेट लॉ के अंदर उसका पावर के अंदर हाफ ही लिखा जाएगा, इसीलिए ये इसमें पॉसिबल हो सकता है। इसमें अपन इट कैन बी इन फ्रैक्शन, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, इसको आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास में सपोज किसी सब्सटेंस के A मोल थे और B का मान लीजिए हाफ मोल चेंज आ रहा है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब अपन इसका रेट ऑफ लॉ लिखेंगे, रेट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, तो dx/dt हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1 चेंज और B की पावर हाफ चेंज। तो यहां का जो फ्रैक्शन, तो इसकी जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकालेंगे तो 1+हाफ कर देंगे। ठीक है, 1+हाफ कर देंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली 1.5, यानी कि उसका फ्रैक्शन में हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन इनिशियल वैल्यू को भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, ये आपका इसमें। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है स्टूडेंट्स, ये हमेशा इट कांट एक्सप्लेन, क्योंकि एलिमेंट्री वैल्यू है तो इट कांट एक्सप्लेन रिएक्शन मैकेनिज्म, इट कांट एक्सप्लेन रिएक्शन मैकेनिज्म। यदि एलिमेंट्री वैल्यू कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि वो कितनी स्टेप में होगी, जैसे SN1 SN2 अपन कहते हैं, तो मैकेनिज्म से पता लगता है, और मैकेनिज्म हमेशा चेंज इन कंसेंट्रेशन से पता लगती है कि कौन कौन से रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में चेंज आया है। इसीलिए इट कैन एक्सप्लेन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन हो सकती है, कितनी भी, चाहे उसमें नंबर, जैसे अपन एग्जांपल पे तौर कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स जितनी भी होगी वो इसके अंदर आएगी, तो वो आपका इससे एक्सप्लेन होगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में। यस स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कितने टाइप्स की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें एक तो अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 आ रही, 1 मोल कोलाइड हो रहा, तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलेंगे, और बाईमॉलिक्यूलर 2 अगर टोटल आ रही तो बाईमॉलिक्यूलर, और 3 टोटल आ रही इनिश एलिमेंट्री बोल के तो उसको ट्राईमॉलिक्यूलर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल पे यूनिमॉलिक्यूलर, तो यहाँ पे देखिए आपका 1 मोल ही आ रहा। मैंने कहा था इस चैप्टर सबसे मेन चीज क्या है, रिएक्टेंट का सम ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ रिएक्टेंट तक देखिए। तो इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होगी 1, तो ऐसी रिएक्शन को तो NH4NO2 डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एंड 2+2H2। बाई मॉलिक्यूल में 2HI गेट डिसोसिएट इनटू H2+I2, तो ये आपका मोल कितना आ रहा है, एलिमेंट्री 2, इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपकी हो जाएगी 2। तो ऐसी रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस बोलेंगे।
ट्राइमोलिकुलर्स जो होती है स्टूडेंट्स, इसमें 2NO प्लस O2 gives 2NO2, तो ये आपका 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का, तो टोटल आ गया 3, तो ये आपका एलिमेंट्री वैल्यू 3, तो इसको ट्राइमोलिकुलर। जनरली स्टूडेंट्स ये माना जाता है कि नेचर में 3 एक्सेस है, तो मैक्सिमम जो कोलिजन्स हो सकता है वो पॉसिबल कोलिजन्स है वो 3 डायरेक्शन में पॉसिबल्स है, इससे ज्यादा कोलिजन्स पॉसिबल नहीं है साइमल्टेनियस। सो ऐसा रेयर ही होगा कि बिहाइंड ट्राइमोलिकुलर कोई मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, सो इसीलिए लास्ट जनरली 3 ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस ही मानी जाती है। अब आइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में टाइप देखें, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। इसमें भी जिस तरह से ट्राइमोलिकुलर उसमें थर्ड ऑर्डर तक होती है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। 0 ऑर्डर में स्टूडेंट मोस्टली आप ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं, जनरली जो भी 0 ऑर्डर रिएक्शंस होगी उसमें या तो एरो के ऊपर कोई कैटलिस्ट लिखा होगा या कोई रेडिएशन लिखी हो, ऐसी कोई भी रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस हो, रेडिएशन हो या टेम्परेचर आपका 500 to 800 डिग्री सेल्सियस हो, इस तरह की कोई रिएक्शंस आते तो उसको हमेशा 0 ऑर्डर मानिए, क्योंकि वो कैटलिस्ट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसीलिए उसका चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं माना जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में। जैसे 2 मोल ऑफ अमोनिया गिव्स N2,3H2, लेकिन प्लेटिनम की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इसकी मोल सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन कैटलिस्ट डिपेंडेंट हो जाता या रेडिएशन डिपेंडेंट हो जाता तो उसके मोल कंसीडर नहीं होंगे। तो ये 1 + 1 यानी कि मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका भी 0 आएगा, क्योंकि ये रेडिएशन बेस्ड रिएक्शन है। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर वही आपका 1 है कि कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं है, तो जो मोल जनरली इन जनरल तो हमेशा जितनी आपकी मॉलिक्यूलरिटी होती है उतना ही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है, एक्सेप्ट सम कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, सॉल्वेंट पार्टिसिपेशन, एक्सेस कोई रिएजेंट तो उसको कंसीडर नहीं करते। तो एक तो ये भी याद रखते हैं, सॉल्वेंट जो होता कोई भी वो कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, इसीलिए उसकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन अगर रिएक्शन में यूज भी हो जाती है तो उसको चेंज इन कंसंट्रेशन में सिग्निफिकेंट नहीं मानते एज पर रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी तरह से कोई चीज अगर एक्सेस में है, NaOH वगैरह किसी सपोनिफिकेशन में, तो एक्सेस वाली इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट होती है, इसीलिए इनको भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसीडर नहीं होंगे, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में कंसीडर होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जैसे आपका अभी को कोई भी कंडीशन नहीं है, तो जितना आपका मॉलिक्यूलरिटी उतना ही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, तो 1। सेकंड ऑर्डर में देखो यहां भी कोई कंडीशन नहीं है, तो सीधा सीधा जितना मोल आपको गिवन है वो टोटली चेंज हो रहा है, इसीलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर में चलिए, जैसे 2NO प्लस O2 gives 2NO2, तो ये आपका 2 + 1 ऑक्सीजन के आगे, तो 2 कोई कंडीशन नहीं है, तो 2 + 1 टोटल सम जो होता है मॉलिक्यूलरिटी का वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी हो जाएगा। एक और रिएक्शन दे सकते हैं, 2NO + Br2 gives 2NOBr, तो इसमें भी आपका सम जब टोटल करेंगे तो 2 + 1 टोटल कितना आ जाएगा 3, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका अलग से क्वेश्चन आ सकता है इसका, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको लगेगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन बहुत कंडीशनल होती है, तो रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर but under certain condition it become reaction of the first order। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, लेकिन उसके जैसे आप देखो एक एग्जांपल है, अपन ने कोई शुगर केन लिया और शुगर केन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो उसका बाई तो आप मॉलिक्यूलरिटी इसकी बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें 2 मोल्स हैं। लेकिन अगर अपन ऐसे कोई कंडीशंस भी जैसे नहीं है हमारे पास में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जैसे बन गया इसका, तो अब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये सेकंड ऑर्डर होगी 1 + 1, लेकिन जैसा कि हमने कहा था सॉल्वेंट जो होता है 0.2, तो इसका मोल जो है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में यूज नहीं होते, इसीलिए इसका मोल जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं आएगा, तो इट्स जस्ट 1 + 0, यानी कि ये सिर्फ क्या रह जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। दिखने में तो 2, लेकिन ये रहेगी, इसीलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट का पार्ट आपका कंसीडर नहीं होता है, तो दैट विल कॉल्ड एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, एक इनकी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी कंपटीशन नीट जेई में भी ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती है, और 0 ऑर्डर की हमेशा मोल 1, लीट इनवर्स और सेकंड, इस पूरे चैप्टर में सेकंड हमेशा इनवर्स रहेगा, इसीलिए आपका कंसंट्रेशन सिर्फ मोल और लीटर पे देखिए हमेशा, सेकंड सब में इनवर्स आएगा और सेकंड हमेशा आएगा, क्योंकि dx/dt जरूर होगा, इसीलिए आपको सिर्फ मोल और लीटर दे, मोल 1 लीट इनवर्स।
अब अगर आप जीरो याद रखोगे तो आपको फर्स्ट सेकंड ऑर्डर की यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी जस्ट अपोजिट है। तो मोल इनवर्स हो जाएगा और लीट 1 हो जाएगा। सेकंड तो इनवर्स रहता ही हर एक में, तो ये दोनों एक साथ याद करिए, जीरो और सेकंड ऑर्डर को। फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ फर्स्ट का एफ सिंगल यानी कि सिर्फ सेकंड इनवर्स ही होता है। और थर्ड में आपको बहुत इजी सा, खाली जो पावर है वो चेंज करनी, जितनी फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में है उसकी पावर को बदल दीजिए, यानी कि 2 2 कर दीजिए, तो वो आपकी थर्ड ऑर्डर की यूनिट हो जाएगी। तो ये आपका विद ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। यस स्टूडेंट्स, अब इन जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अलावा कुछ रिएक्शन के ऑर्डर्स जो होते हैं वो मैकेनिज्म बेस्ड होते हैं। मैकेनिज्म में दो तरह की स्टेप होती है, जिसमें एक तो स्लो स्टेप जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और एक होती है फास्ट स्टेप। तो यानी कि स्टूडेंट्स, ओवरऑल रिएक्शन को देखने से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग मिलेगा, और रिएक्शन मैकेनिज्म पे जो स्टेप्स होगी तो उसके बेसिस पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग मिलेगा। तो इसमें जो फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप में जितने टोटल मोल होते हैं वही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो पक्का याद रखिएगा, 100% वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे स्टूडेंट नंबर 1 रिएक्शन ऑफ NO2 एंड F2, इन दोनों की रिएक्शन को अपन देखें तो टोटल जो हमारे पास आ रहा है 2NO2F2 2NO2F। तो आप देखो यहां पे अगर अपन टोटल करें ओवरऑल रिएक्शन की तो 2 + 1 3 ऑर्डर होना चाहिए था इसका, लेकिन इसका आंसर क्या राइट है, 2 ऑर्डर ही रिएक्शन है। क्योंकि अगर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो पहली बार NO2 के साथ एक F2 रिएक्ट करेगा तो उसका एक ही एटम रिएक्ट करेगा, तो NO2F, और सेकेंड स्टेप में फिर NO2 का दूसरा कंपोनेंट पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ की टोटल 1 + 1 यानी कि स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को और अपन क्या कह सकते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो स्टेप होती है इसके जो रिएक्टेंट मोल होते हैं वही आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, यानी कि इसमें आपको ओवरऑल रिएक्शन नहीं देखना बल्कि उसकी स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट के मोल पार्टिसिपेट करते हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सेकंड एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल से ऐसा लग रहा है स्टूडेंट इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आएगी, लेकिन मैकेनिज्म जब देखेंगे तो एक बार में एक ही मोल पार्टिसिपेट करता है N2O5, तो N2O3 + O2 बनता है जो स्लो स्टेप, या इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। इसमें कितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 ही, इसीलिए इसका N2O5 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 से कैलकुलेट होगी कोई भी न्यूमेरिकल। और बाद में जो रिमेन बचता है N2O3 वापस NO और NO2, और NO वापस N2 सेकंड मोल ऑफ N2O5 से रिएक्ट करके 3NO2 देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, स्लो स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एग्जांपल है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड मींस I- बाय परसल्फेट। परसल्फेट मींस H2O8 2-, ठीक है, परसल्फेट। तो आप देखो ओवरऑल रिएक्शन में क्या लग रहा है स्टूडेंट, 1 + 2 3 ऑर्डर आएगा, लेकिन मैकेनिज्म जब देखेंगे तो ये तो इसकी ओवरऑल रिएक्शंस हो गई, H2O8 - 2 2I gives 2SO4 - 2 और I2। लेकिन इसकी जब स्टेप देखें तो दोनों आयोडाइड एक साथ रिएक्ट नहीं करते, 1 by 1 करते हैं पर सल्फेट के साथ में। तो पहले फर्स्ट रिएक्ट करेगा तो ये चार्ज ट्रांसफर होके 3- और I न्यूट्रल हो जाएगी, और सेकंड आयोडीन फिर रिएक्ट करती है। तो इसमें वही स्लो स्टेप, यानी कि इसमें जितने मोल होंगे 1 + 1, यानी कि टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आएगा, न कि ओवरऑल रिएक्शन के अकॉर्डिंग 3। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 2 से करेंगे इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ HBr एंड O2, इन दोनों की रिएक्शन देखें तो ओवरऑल से आपको क्या लगेगा, 4 + 1 यानी कि 5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैकेनिज्म बेस्ड है ये भी। तो इसमें देखिए एक HBr मोल पहले रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो 1 + 1, तो ये आपकी स्लो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। तो देखिए 1 + 1 2 ही आएगा, यानी कि 5 आंसर नहीं होगा। और फिर ये आपका पेरोक्साइड फॉर्म बन जाती है, तो HOOBr पेरोक्साइड अगेन रिएक्ट विद HBr गिव्स हाइपोब्रोमस, और हाइपोब्रोमस फिर HBr से करेगा तो Br2 + H2O × 2 हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल इन 4 एक्सेप्शन है चारों, और इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा आपके जो आंसर्स होंगे वो स्लो या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बेसिस पे होंगे। एक लास्टली 5th पे याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव कोई भी रिएक्शंस होगी, यानी कि रेडियो एक्टिव डीके का कोई भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो उसको हमेशा फर्स्ट ऑर्डर मानते हुए सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। तो रेडियो एक्टिव डीके में जो भी आप सॉल्व करेंगे वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, जो K = 2.303/T log base 10 A/A - X से सॉल्व करेंगे। ओके
तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के एक्सेप्शंस के साथ में वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।